हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा सेलिंग क्यों कर रहे हैं। देखो, वॉर तो एक रीज़न है, लेकिन डॉलर जो मजबूत होता जा रहा है इंडियन करेंसी के अगेंस्ट में, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वीडियो को एंड तक देखना, डेफिनेटली आपको बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि आपको आने वाले फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा मार्केट के ट्रेंड को पकड़ने में। तो अगर हम देखें, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है तब से अभी अगर हम इंडियन करेंसी को देखें, डॉलर के अगेंस्ट में 3% तक गिर गया है। इसके क्या मायने होते हैं? इसके बहुत बड़े मायने होते हैं, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर आता है इंडिया में और वो 1 लाख रुपए लेकर के आता है, इंडियन करेंसी में मैंने कन्वर्ट करके राउंड फिगर दिया कि 1 लाख रुपए लेकर के आता है वो। आफ्टर कन्वर्जन डॉलर को कन्वर्ट करने के बाद उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं, वो इंडियन मार्केट में आता है, इन्वेस्ट कर देता है। उसके बाद क्या है कि उसने बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस की, ट्रेडिंग किया, इन्वेस्टमेंट किया और उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के 1,10,000 रुपए हो गई। तो उसके हिसाब से तो उसको इंडियन करेंसी में 10% का जो है वो ग्रोथ मिल गया। लेकिन डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन करेंसी 3% फॉल हो गया। तो जब वो 1,10,000 को बेच करके जब वो प्रॉफिट बुक करना चाहेगा और उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहेगा तो उसको 3% का कम वैल्यू मिलेगा। तो इसका मतलब उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? सिर्फ 7%। अब ऐड हो जाता है ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन की, जब वॉर लाइक सिचुएशन में मार्केट ऑलरेडी गिर रही है। तो मान के चलिए कि अगर निफ्टी 5% गिरता है और 3% डॉलर अगर मजबूत हो जाए इंडियन करेंसी के अगेंस्ट में, तो उनको नेट लॉस कितने का हो रहा है? 5% नहीं, 8%। क्यों? क्योंकि उनका डॉलर भी और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। यानी कि जब वो इंडिया में पैसा लेकर के आते हैं तो वो लोअर लेवल पे लेकर के आए थे कि उनको मान लीजिए 90 रुपए $1 कन्वर्ट करने पे मिल रहा था। 90 रुपए को उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ के मान लीजिए 93 रुपए हो गई। और जब उन्होंने 93 रुपए को सोचा कि 3 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, बुक करते हैं। जब वो 3 रुपए के प्रॉफिट को बुक करके डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उनको डॉलर फिर भी $1 ही मिलता है। यानी कि 90 रुपीज़ के हिसाब से वो डॉलर लेकर के आए थे और एग्जिट करते टाइम भी उनको 93 रुपीज़ ही मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसे मार्केट में क्यों रुकेंगे लंबे समय तक, जब वो देखेंगे कि वहाँ की करेंसी लगातार गिरती जा रही है? अब ये तो हो गया बैड आस्पेक्ट की, मतलब नेगेटिव की क्या है इसका नेगेटिव, लेकिन इसका पॉजिटिव असर क्या पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा पॉजिटिव भी बताता हूँ कि कौन से सेक्टर इससे बेनिफिट होते हैं। जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी होती है, सर्विस रिलेटेड कंपनीज होती हैं, जो कि सीधे यूएस को अपनी सर्विसेज बेचती हैं और उसके अगेंस्ट में वो डॉलर्स में चार्ज करती है, उनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाता है उतने परसेंट से जितने परसेंट से हमारी करेंसी गिरती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि अपनी सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज यूएसए को बेचती है, वो $1,000 उनसे चार्ज करती है। 90 रुपए के हिसाब से उनको बनते थे पहले 90,000 रुपए कन्वर्ट करने पे, लेकिन 3 रुपए बढ़ गया, 90 रुपए से डॉलर बढ़ के 93 रुपए हो गया। तो अब उनको सेम $1,000 को कन्वर्ट करने पे यहाँ मिलेगा 93,000 रुपीज, यानी कि 3,000 रुपए का उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हम नेट इंपोर्टर हैं कंट्री में, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अभी क्या है कि अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करने जाएंगे तो हम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। तो पहले जो चीज़ हमें 90 रुपए में मिलती थी वो ऑटोमेटिकली बढ़ करके 93 रुपीज़ की हो जाएगी। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, यानी कि जैसे ऑयल की रेट जो बढ़ गई, यानी कि ऑयल डॉलर टर्म्स में तो वैसे ही महंगा हो रहा है, ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा इंडियन करेंसी गिर करके 3-4% वो उसमें और एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन ऐड कर दे रहा है। मान लीजिए कि $10 अगर बढ़ गया कच्चा तेल और 3% हम वैसे ही गिर गए, $3 और बढ़ गया हमारा रेट, मतलब हमारी करेंसी गिर गई। तो $10 तो जो क्रूड ऑयल बढ़ा उसका लगेगा, प्लस $3 उसमें और ऐड कर लो क्योंकि हमारी करेंसी जो है वो गिर गई। और हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि हमारा ओवरऑल जो है वो कॉस्ट बढ़ता जाता है और हमें घाटा जो है वो होता रहता है, जिसकी वजह से कंपनियां जो है वो प्रॉफिट नहीं बना पाती हैं अच्छे से। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि भाई इस समय ये इकोनॉमी सही नहीं है, इसकी करेंसी गिर रही है, यहाँ से बेचो, किसी ऐसी कंट्री में पैसा डालो जहाँ की करेंसी थोड़ी स्टेबल हो या थोड़ी सी मजबूत हो। तो ये सिचुएशन जो है वो ओवरऑल चल रहा है कि जो एफआईआईज का डेटा आ रहा है। तो अभी मैंने देखा कि मार्च में 20 मार्च तक अगर हम देखें तो एफआईआईज ने जो नेट जो सेलिंग की है वो की है 81,000 करोड़। हाँ, 81,000 करोड़ इंडियन मार्केट से वो 20 दिनों में बेच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव बात ये भी है कि डीआईआई यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 83,000 करोड़ की बाइंग भी किया, यानी कि 81,000 करोड़ का पैसा जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने निकाल लिया, 83,000 करोड़ हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने डाला भी, यानी कि हम नेट टू नेट $2,000 प्लस में बैठे हुए हैं। तो इससे सिग्नल तो ये मिलता है कि एफआईआईज जा रहे हैं, रेट गिर रहा है, नीचे के रेट पे हमारे यहाँ के बायर्स जो हैं उसको खरीद रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मिल रहा है कि मार्केट इतनी तेजी से नहीं गिर रहा। लेकिन सवाल ये है कि हमारे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो कब तक इस प्रेशर को झेल सकते हैं कि वो बेचते जाए लगातार और हम यहाँ से खरीदते जाए। अगर वो लेवल आ गया कि जहाँ पे अब बायर मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उनके पास भी अगर पैसा नहीं बचा खरीदने के लिए, तो ये जो फॉल है ये बहुत बड़ा फॉल हो सकता था। जो मार्केट में हमें दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर से 3,000 पॉइंट गिर चुका है, 26,000 से 23,000 आ गया है। मंडे जब मार्केट खुलेगा तो वो 23,000 को भी ब्रेक कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अगर 83,000 करोड़ की बाइंग नहीं की होती और ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फिगर होता कि 81,000 करोड़ को उन्होंने बेचा हुआ है, तो ये निफ्टी का लेवल शायद आपको 20,000 भी टूटता हुआ दिख जाता। तो ये सारे जो शॉर्ट टर्म में जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केट को, इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहे हैं, ये अभी तक तो ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं, ऐसा कुछ भी अभी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है नियर टर्म में। लेकिन अगर हम हिस्ट्री उठा करके देखें तो हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है जब लगता है कि भाई दुनिया तबाह हो जाएगी, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वहां से जब सिचुएशन ठीक होता है तो आप साल 2 साल बाद अगर आगे देखते हैं तो आपको मार्केट और इकोनॉमी आपको आगे ही मिलती है। यानी कि 2000 का वॉर देख लो, 2008 की क्राइसिस देख लो, 2012, 2014, 2016, 18, 2020 और अभी 2026 चल रहा है जो कि प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहा है। तो पिछले जितने भी अगर आप देखोगे हिस्ट्री में उठा के इवेंट्स, हर इवेंट पे ऐसा लगता था कि यार पैनिक सेलिंग हो रही है, बेचो बेचो बेचो, सब खत्म हो जाएगा। अगर सब खत्म ही होना है तो बेच के पैसा लेके कर क्या लोगे? उस पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ें चल रही है पैनिक में आकर के कोई भी एक्शन ना ले, लेकिन हाँ, ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताया इन चीज़ों को थोड़ा सा इन पे नजरें बना करके रखें। ये कहीं ना कहीं आपको सिग्नल देंगे कि आपको बाइंग कब करनी चाहिए मार्केट में, दोबारा सेलिंग कब करना चाहिए, कहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो डॉलर से जो है वो इंपैक्ट होते हैं, डॉलर के रेट के बढ़ने से। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे।
और अगर मान लीजिए डॉलर थोड़ा वीक होने लगे इंडियन करेंसी के अगेंस्ट में कि भाई 93.78 आज इसने ऑल टाइम हाई टच कर दिया, अगर इंडियन करेंसी यहाँ से थोड़ा सा मजबूत होने लगे, उसके बाद क्रूड ऑयल का भी रेट अगर गिरने लगे, तो वो एक सिग्नल होगा कि हाँ अब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है और हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होगा कि यहाँ से मार्केट जो है वो उठ सकता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि वॉर रुक जाता है, वॉर रुकने के बाद भी अगर क्रूड ऑयल नीचे नहीं आता है और INR हमारा ऐसे वीक होता जा रहा है, तो वॉर रुकने से भी हमारी इकोनॉमी में जो मार्केट में जो जंप आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो ये जो नॉर्मल लोगों को लगता है कि सिर्फ वॉर की वजह से हो रहा है, सिर्फ वॉर की वजह से नहीं हो रहा है। वॉर तो देखो रूस यूक्रेन का जब पहली बार स्टार्ट हुआ था तो बहुत बुरी तरीके से इंडियन मार्केट गिरा था उस दिन, लेकिन वो 4 साल से वॉर चलता आ रहा है, मार्केट ने उसको डाइजेस्ट कर लिया। तो सिर्फ वॉर एक इकलौता रीज़न नहीं है हमारे मार्केट में ये डिस्टर्बेंस करने का। रीज़न ये भी है कि हमारा डॉलर और इंडियन करेंसी का जो रिलेशन है वो प्लस क्रूड ऑयल, तो ये दोनों फैक्टर भी देखने वाले हैं कि जब ये इंडियन करेंसी थोड़ी मजबूत होने लगेगी, क्रूड ऑयल गिरने लगेगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा पॉजिटिव जो है वो मार्केट में आ रहा है। अब आते हैं हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। अभी कुछ महीने पहले, सिर्फ पिछले महीने से चले जाओ फरवरी से उससे पहले तक, सब गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर बातें कर रहे थे। जहां भी रील उठाओ, नॉर्मल न्यूज़ चैनल उठाओ, बिजनेस चैनल उठाओ, जहां भी देखो जिसको देखो सिर्फ सोना और चांदी की बात कर रहा था। और आज अगर हम देखेंगे तो चांदी जो है वो अपने टॉप से 43% गिर चुका है, सोने की बात करें तो अपने टॉप से वो 16% गिर चुका है। और कहा जाता है कि जब कहीं पे वॉर होती है या इकोनॉमी में जब डिस्टर्बेंस आती है तो लोग सेफ हेवन ढूंढते हैं। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करते हैं कि इक्विटी से पैसा निकाल के, यानी कि शेयर मार्केट से पैसा निकाल करके वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां पे उनको लगता है कि हमारा पैसा गोल्ड में थोड़ा ज्यादा सेफ होगा। और इस सिचुएशन में जिसने सोचा होगा कि हाँ भाई चलो वॉर जब से स्टार्ट हुआ है तो हम गोल्ड में पैसा लगा देते हैं, तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो जब से वॉर स्टार्ट हुआ है उस दिन से 16% जो है वो गोल्ड का रेट गिर चुका है। यानी कि वॉर स्टार्ट होने के बाद से गोल्ड जो है वो 16% गिरा है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर वहां से 28% गिर चुका है वॉर स्टार्ट होने के बाद। तो एक यहाँ पे आपको मैं एडवाइस ये देना चाहूंगा कि जब मार्केट में हर कोई हर जगह जब आप एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुनने लगो, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि भाई ये भाग रहा है ये भाग रहा है ये भाग रहा है, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा रेड अलर्ट होता है कि भाई वहां से आपको दूर रहना है, उस चीज़ में पैसा नहीं लगाना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने कहा था कि मैंने $32 के हिसाब से इन्वेस्ट किया था सिल्वर में, यानी कि इंडियन करेंसी में 77-78 हज़ार रुपये किलो जब चल रहा था तब मैंने इन्वेस्ट किया था। और जब उसने $117 पर टच करके वापस लौटने लगा, $112 पर मैंने एग्जिट मारी थी, यानी कि 4,20,000 जब टच करके नीचे लौट लगा था तो 4 लाख के रेट पर मैंने बेचा था। तो 80,000 पे खरीद के 4 लाख पे बेच करके मैं निकल गया था। बहुत सारे मेरे संगी साथी दोस्त यार भी हैं, मेरे को बाद में पता चला, और बहुत सारे नॉर्मल इन्वेस्टर्स भी जिन्होंने 4 लाख पे जाकर के चांदी को खरीदा है, सोने को 170-180 के रेट पर उन्होंने खरीदा है और अब वो फंस गए हैं। और अब गोल्ड और सिल्वर के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो जब आपको लगे कि मार्केट में हर बंदा एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वहां पे आप अलर्ट हो जाए कि वहां पे आपको पैसा नहीं लगाना, वो ऑलरेडी पीक बन चुका है। क्योंकि नॉर्मल मार्केट मतलब नॉर्मल दुनिया में नॉर्मल लोगों की नजरों में किसी चीज की बातचीत तभी स्टार्ट होती है जब वो बहुत ज्यादा भाग चुका था। यानी कि सिल्वर अचानक से 60-70 हज़ार रुपए किलो चलने वाला आइटम 2.5-3 लाख 4 लाख क्रॉस करते जा रहा है, तब जाकर के सबको पता चला। और जब सबको पता चला वो क्रैश होना वहां से स्टार्ट हो गया। तब तक ये चीज़ें लोगों की नज़रों में नहीं आती जब तक कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न ना देते या कुछ उल्टा सीधा मार्केट में ना हो जाए। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखें, लेकिन हाँ पैनिक ना करें। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि 6 साल से मैं मार्केट में हूँ, बाकी मैं हिस्ट्री भी पढ़ता रहता हूँ मार्केट से रिलेटेड, तो मैंने ये चीज़ देखा है कि पैनिक में जो बेच करके निकला है वो हमेशा रिग्रेट किया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म अगर आप प्लान करते हैं और अगर अच्छे से आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलते हैं तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप कैश इन कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि डॉलर की भी अगर हम बात करें तो 2014 में जब गवर्नमेंट बदली थी, चलो 58 रुपये था, 58 से जब पहली बार वो 60 टच किया होगा, 65 टच किया होगा, तो उसने हर बार ऑल टाइम हाई ही लगाया, लेकिन वहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर है। अब 65 से क्या वो 93 आ गया, 93 से क्या वो 95 भी जाएगा, 100 भी जाएगा। वो जब भी नया हाई लगाएगा वो नया हाई ही होगा। इसका मतलब नहीं कि हर नए हाई पे मार्केट नया लो लगाएगा। डॉलर ने हर बार नया हाई लगाया, मार्केट ने भी हमारे हर बार नया हाई लगाया है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करती है, बट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको आप कैश इन करते हो समझ करके। तो शॉर्ट टर्म में ये बहुत बुरी तरीके से भी इंपैक्ट कर रहा है डॉलर का रेट, क्योंकि बैक टू बैक मार्केट भी गिर रहा है, प्लस क्रूड ऑयल डॉलर टर्म्स में भी महंगा हो रहा है, प्लस हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो उनको डबल ट्रिपल इंपैक्ट पड़ रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत तगड़ी सेलिंग हो रही है, पैनिक सेलिंग दिख रहा है। लेकिन जब चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू होंगी धीरे धीरे, तो वो जो इंडियन करेंसी की वीकनेस है वो भी फैक्टर इन हो जाएगा, सारी चीज़ें फैक्टर इन हो जाएंगी। अब ये नहीं पता कि वो कब रिवर्स होगा, क्या मार्केट यहाँ से भी 1000-2000 पॉइंट और गिरेगा उसके बाद ऊपर उठना शुरू होगा, या हो सकता है कि यहीं से बॉटम बन जाए, यहीं से उठ जाए। तो ऐसे एग्जैक्ट लेवल तो कोई नहीं बता सकता, मतलब कोई ज्योतिषी भी नहीं बता पाएगा कि हाँ भाई अब ये कहाँ से लौटेगा। तो हो सकता है कि ये लौटने से पहले 1000 पॉइंट और गिर जाए, 2000 गिर जाए, 3-4-5 हज़ार गिर जाए, उसके बाद उठना शुरू हो। तो एग्जैक्ट लेवल कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो, अपनी SIP कंटिन्यू करते हो, अच्छे लेवल्स पे अगर आप स्टॉक्स को बाई करते जाते हो, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आपको लो लेवल्स पे ज़्यादा यूनिट मिल जाते हैं, तो अगर आप उनको अच्छे लेवल्स पे एक्यूमुलेट करते जाते हो तो डेफिनेटली जिस भी दिन रिवर्सल आएगा सबसे ज़्यादा खुश आप होंगे और आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू, मैं टिका रहा, मैंने पैनिक में सेल नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रही हैं। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आप यहाँ तक रुके हुए थे तो आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम बायर है, तो डेफिनेटली इस चैनल को फॉलो करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।